पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय सारणी या भूवैज्ञानिक इतिहास के क्रम में हमने पिछले वीडियो में जो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक टाइम स्केल है उसको दो भागों में बांटा था, जिसे दो महानतम कल्प प्री कैम्ब्रियन महानतम कल्प और फेनेरोजोइक महानतम कल्प में विभाजित किया था। प्री कैम्ब्रियन महानतम कल्प का हम पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम जो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास है उस क्रम में जो दूसरा महाकल्प है, जिसे 2004 में नवीन तरीके से संशोधित किया गया था, फेनेरोजोइक महाकल्प महानतम महाकल्प के बारे में पढ़ेंगे। फेनेरोजोइक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दृश्य रूपी जीव। इसलिए जीवों और जो वनस्पति है उसके विकास का इस महानतम कल्प में विशेष महत्व है। इसे पुराजीव महाकल्प या पैलियोजोइक भी कहा जाता है और इसे कई भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस महानतम कल्प में महाद्वीपों पर महासागरों का अतिक्रमण हुआ था और आपने पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा होगा कि कैलिडोनियन जो संचलन है उसके कारण मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। और इसी महाकल्प में जो रीढ़विहीन जानवर थे, वनस्पति आदि, ये सारे की सारे इस महानतम कल्प का जो घटनाक्रम है उसको ये बताता है। और इसकी जो अवधि है वो लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। फेनेरोजोइक जो महानतम कल्प है उसको 3 भागों में बांटा गया है: पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और कैनोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक जो महाकल्प है, इन सभी तीनों महाकल्पों में अलग अलग जो इनका इतिहास रहा है वो करोड़ों वर्षों में रहा है। और इन करोड़ों वर्षों में इस हर एक महाकल्प में या कल्प में जो विशेष घटनाएं घटित हुई हैं उसके लिए इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे हम बात करें पैलियोजोइक युग की, तो ये लगभग 60 करोड़ वर्ष से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक इसका जो इतिहास है वो रहा है। यानी कि लगभग ये 27.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी अवधि रही। यानी कि इतने वर्षों तक पृथ्वी के ऊपर इसका जो विकास क्रम है वो माना जाता है। और इसे लगभग 6 भागों में बांटा गया है। पैलियोजोइक जो पुराजीवी महाकल्प है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है कैम्ब्रियन युग। यह पैलियोजोइक कल्प का सबसे आरंभिक युग माना जाता है, जिसकी अवधि 60 करोड़ वर्ष से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इस युग में बताया कि पहली बार स्थलीय भागों पर अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण से मतलब यहाँ पर है कि चट्टानों का जो अपरदन अपक्षय हुआ उसके कारण धरातल पर अवसादी चट्टानों का क्या होता है, जिक्र होता है, जिनमें रीढ़विहीन जो छोटे जानवर थे उनके जीवाश्म पाए जाते हैं और ये इसकी खास विशेषता थी। दूसरा है ऑर्डोविशियन युग। इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष की मानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इस युग में ज्वालामुखी की क्रिया की जो घटनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर हुई मानी जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर अनेक ज्वालामुखी विस्फोट हुए और जिससे कि पूरे के पूरा जो पृथ्वी का भाग है वो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण क्या हो गया, गर्म हो गया। इसी युग में कैलिडोनियन जो पर्वत क्रम है अर्थात उस अपलेशियन, उसका भी उभार होता है, अर्थात उसका उत्थान होता है। समुद्रों का अतिक्रमण धरातल पर होता है और वो पीछे भी हटते रहे, क्योंकि एक लगभग 6.5 करोड़ वर्ष की अवधि का ये युग है, तो उसमें इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही। यानी कि समुद्रों का स्थल पर अतिक्रमण और उनका पीछे हटना। समुद्रों में भी ज्वालामुखियों के विस्फोट से जो पहले भी जैसा मैंने बताया कि जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई। पहली बार समुद्रों में जीव और वनस्पति का क्या होता है, उदय होता है, जो समुद्रों तक की क्या रहा, सीमित रहा। तीसरा युग सिल्यूरियन युग है, जिसकी अवधि लगभग 4 करोड़ वर्ष मानी गई है। और इस युग में जो रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव हैं उनका पहली बार क्या होता है, उदय होता है। अर्थात ये रीढ़ की हड्डी के जीवों के उदय के लिए क्या पहचाना जाता है। इसीलिए इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं।
याद रखने वाली चीज़ है ये कि पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उदय होता है, इसलिए इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा स्थल भाग पर जो वनस्पति है यानी कि पत्ते रहित, जिनमें कांटे अधिक थे, पत्ते नहीं के बराबर थे, उसका उदय भी इसी सिल्यूरियन युग में माना जाता है। कैलिडोनियन जो पर्वतीय संचलन है यानी कि पर्वतीय उत्थान की जो घटना है, उसके कारण विशाल कुछ पर्वत श्रेणियों का उदय हुआ। स्कैंडिनेविया यानी कि यूरोप में स्कॉटलैंड और स्पिट्सबर्जन, ये दो मुख्य जो पर्वत श्रेणी है उनका इसमें क्या होता है, उदय होता है, जिसके लिए इसको जाना भी जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिल्यूरियन युग है कि रीढ़ वाली हड्डी वाले जो जीव हैं उनका उदय इस युग में माना जाता है। 4 पर है डेवोनियन युग। इस युग को मत्स्य युग भी कहा जाता है और इसकी जो अवधि है वो लगभग 5 करोड़ वर्ष तक मानी जाती है, यानी कि लगभग ये 5 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर युग जो था वो उसने क्या किया, अपना समय को व्यतीत किया। इस युग में समुद्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मछलियाँ उत्पन्न हुई, इसी कारण इसे एज ऑफ फिश भी कहा गया, क्योंकि इन 5 करोड़ वर्षों में लगातार समुद्रों में स्थल पर समुद्रों का व्यापक प्रसार हुआ और उसमें जीवों की उत्पत्ति के कारण यानी कि मत्स्य जो मछलियाँ हैं उनका उदय हुआ माना जाता है और इतनी अधिक मात्रा में फैल गई कि हर जगह यानी कि समुद्रों में ये बड़ी मात्रा में देखने को मिली। जीवाश्म में जो अध्ययन है उनके आधार पर इसको बताया गया है कि किस प्रकार से समुद्रों में मछलियों और समुद्री जीवों की जो संख्या थी वो कितनी अधिक हो गई थी। कैलोडिनियन जो संचलन है उसके कारण पर्वतों की ऊंचाई डेवोनियन युग में, वो जो ऑर्डोविशियन युग में कैलोडिनियन पर्वत क्रम जो प्रारंभ हुआ था वो डेवोनियन युग में भी जारी था और इससे पर्वतों की जो ऊंचाई थी वो निरंतर क्या हो गई और बढ़ती चलेगी, यानी कि पर्वतों की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ी। डेवोनियन युग में एक और घटना घटित हुई कि भारी वर्षा, जिसके कारण जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है उस पर जो वनस्पति है उसका नए रूप में क्या होता है, उदय होता है। अर्थात जो पिछले जो युग में हम बात कर रहे थे कि वनस्पति के स्थल पर उदय हुआ था लेकिन उसमें पत्ते नहीं थे, यानी कि पत्ते रहित वनस्पति का उदय हुआ था, लेकिन डेवोनियन युग में अत्यधिक वर्षा के कारण जो स्थलीय भाग था उस पर वनस्पति यानी कि पत्तियों वाली वनस्पति का क्या होता है, उदय होता है और समुद्रों में शार्क और रीढ़ युक्त जानवर भी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये डेवोनियन युग की सबसे बड़ी घटना है। इसको मछली युग यानी कि मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। स्थल भाग पर जो पत्तियों वाली जो वनस्पति है उसके उदय होता है और शार्क जैसी बड़ी जो समुद्री जीव है उसका भी इसी युग में क्या होता है, उदय होता है। इसके अलावा एक घटना और इस युग में घटित होती है कि रीढ़ हड्डी वाले जो जानवर थे वो जल को छोड़कर स्थल भागों पर भी क्या हुए आने लगे, यानी कि वो जलचर और उभयचर जो प्रकृति वाले जीव थे वो जल से निकलकर अब स्थल भाग को भी उन्होंने अपना क्या किया, एक तरह से आवास के रूप में उसको चुना और वहाँ वो रहने लगे। और इसी युग में जो प्रवाल भित्ति थी यानी कि छोटे छोटे जो समुद्रों में जीव पैदा हो रहे थे उनके कारण प्रवाल भित्ति का भी क्या होता है, उदय होता है। अगला है कार्बोनिफेरस युग। बहुत इसके बारे में सुना है, आपने पढ़ा भी होगा कि इसे कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है और जो इसका टाइम है वो पृथ्वी के ऊपर लगभग इसने 6.5 करोड़ वर्ष व्यतीत किए, यानी कि इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर रही। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की जो जलवायु थी गर्म होने के साथ साथ आर्द्र थी, जिसके कारण इस पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जो सघन और जो विशालकाय जो वन थे उनका क्या होता है, उदय होता है। और ये वन मुख्य रूप से जो उत्तरी गोलार्ध था उसमें अधिक थे। चूँकि भूगर्भिक हलचलों के कारण ये जो हमारी भूपटल था, स्थल मंडल था, उसमें भूगर्भिक हलचलें हुई जिसके कारण उथल पुथल हुई और उथल पुथल के कारण जो वन थे वो क्या हो गए, धराशायी हो गए। अर्थात या तो वो जल में डूब गए या जलमग्न हो गए या वो उथल पुथल के कारण क्या हो गए, जमींदोज हो गए, यानी कि ज़मीन के अंदर दब गए। और
ज़मीन के अंदर दबने के बाद उनके ऊपर निरंतर जो अवसाद है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो निक्षेप हैं, उनका जमाव होता रहा। चूँकि ज़मीन के अंदर दब चुके थे तो ऊपर से पड़ने वाला दबाव और पृथ्वी का जो अंदर का तापमान था, हीट थी, गर्मी थी, उसके कारण और इन सब ने, यानी कि अवसाद के जमाव, ऊपरी दबाव और आंतरिक ताप, इन सब ने उन जो पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब गए थे, एक रासायनिक उसके अंदर रिएक्शन हुआ, अर्थात रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ये दबे हुए वन किस में बदल गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कि कोयले का जो विकास हुआ है भूगर्भ के अंदर, वो किस कारण से हुआ है? वनों के भूमि में दबने से और उनके ऊपर निरंतर जो मिट्टी का जमाव है वो होते रहने, उस जमाव के कारण उस पर दबाव पड़ा और आंतरिक ताप के कारण उनका क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिससे वो किस में बदले? कोयले में बदले। कार्बोनिफेरस युग में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है कि इसमें बड़े पैमाने पर उभयकारी जीवों का विकास होता है, अर्थात समुद्र क्या हो गए? उथले हो गए, यानी कि समुद्रों का जो आकार था वो क्या हो गया? छोटा हो गया, वो उथले हो गए। इसके कारण समुद्रों में जो असंख्य संख्या में जो जीव रह रहे थे, उनके लिए वहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ऐसे में उन समुद्री जीवों को स्थल पर आने के लिए विवश होना पड़ा और उन्होंने स्थल पर रहने के लिए, अर्थात स्थल पर अपने आप को जिंदा रखने के लिए या जीवित रखने के लिए निरंतर क्या करते रहे? अभ्यास करते रहे और उसमें सफल भी हो गए। ऐसे में ऐसे अनेक ऐसे जीव थे जो स्थल और जल पर दोनों में रहने में क्या हुए? कामयाब हुए। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। और इसी युग में, कार्बोनिफेरस युग में, स्थल पर रेंगने वाले जो जीव हैं उनका भी क्या होता है? उदय होता है। तो इस प्रकार पहले जो एक युग में जो कार्बोनिफेरस युग है, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है कोयले का निर्माण। और इसी के लिए इसको जाना जाता है क्योंकि कार्बोनिफेरस यानी कि कार्बन, पेड़ों के दबने से जो कोयला बना, वो कार्बन की उपस्थिति को दर्शाता है, इसलिए इसको कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है। पहले जो कल्प है, पुराजीव कल्प है, उसमें जो छठा युग है वो है पर्मियन युग, जिसे गिरिकल्प युग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि लगभग 5.5 करोड़ वर्ष के आसपास रही थी। पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से उत्तरी गोलार्ध में जो जलवायु थी वो क्या हो रही थी? निरंतर शुष्क हो रही थी, जिसके कारण अधिकांश जो उत्तरी गोलार्ध था वो क्या हो गया? सूखा हो गया, शुष्क हो गया। और हर्षिनियन पर्वतक्रम के कारण यूरोप, एशिया और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अपलेशियन द्वितीय पर्वतीय क्रम है उसका क्या होता है? उदय होता है, निर्माण होता है। इस युग में समुद्री जीवों का जो प्रभुत्व है वो क्या हो रहा है? समाप्त होने लगा। उसका कारण था कि जो जलवायु थी वो निरंतर क्या हो रही थी? शुष्क हो रही थी, तापमान में वृद्धि होने के कारण। और स्थल वनस्पति और जीवों का जो वर्चस्व था वो क्या हो रहा था? निरंतर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तापमान में वृद्धि के कारण जैसे कि पहले भी बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान वृद्धि हो रही थी उसके कारण क्या हो रही थी? शुष्कता बढ़ रही थी, जिससे जो कोणधारी वन थे वो क्या हुए? कम हो गए और पतझड़ वनों का क्या हुआ? उदय हुआ। तो इस प्रकार पैलेओजोइक जो कल्प है उसको हमने 6 भागों में बांटा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसमें मैंने इस चीज़ को समझाया है कि किस तरह से हर युग की, यानी कि जो आपका पैलेओजोइक युग है उसमें जो कल्प है उसमें 6 युग हैं। प्रत्येक युग की जो अवधि है, जैसे हम बात करें कैम्ब्रियन युग की, यानी कि 50 से 60 करोड़ वर्ष लगभग इसकी अवधि कितनी है? 10 करोड़ वर्ष तक जो कैम्ब्रियन युग है वो क्या रहता है? अपना पीरियड रन करता है। इसके बाद जो हमारा है ऑर्डोविशियन युग, वो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष तक उसकी अवधि मानी गई है और उसमें जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको इसमें इंगित करके बताया गया है। जैसे कि ज्वालामुखी की क्रिया की घटना है, कैलिडोनियन पर्वतक्रम है, समुद्रों में जो ज्वालामुखी है उनका विस्फोट होता है। इसी प्रकार जो सिल्यूरियन युग है वो लगभग 43.5 करोड़ से 39.5 करोड़, यानी कि लगभग इसकी जो अवधि है वो कितनी हो गई? 4 करोड़ वर्ष हो गई।
इसी प्रकार जो आपका डेवोनियन युग है वो 34.5 करोड़ से 39.5 करोड़, यानी कि इसकी अवधि लगभग क्या हुई, 5 करोड़ वर्ष हुई।